ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो उसमें एक क्वेश्चन है, 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड ईच कनेक्टेड with each are connected with each other as shown in figure. Calculate the total capacitance between the A and C. जरा ध्यान से देखो, there is a point A, फिर उसमें इस तरीके से 3 कैपेसिटेंस और एक ऐसे कनेक्शन है और एक ऐसे कनेक्शन है, and this is point B. Find the C equivalent between A and B if all the capacitors are of, and C की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रो फैरेड। तो इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, अगर यहां पर मैं ये कैपेसिटर ना लगा के डायरेक्ट ऐसे लाइन कर देता तो तुम समझ जाना ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल। लेकिन अब इस कनेक्शन में क्या किया है? कैपेसिटर्स ऐड किए गए। तो अब क्या करना था, जरा ध्यान से देखो। क्या करोगे? बोलो। इस टाइप का अगर होगा तो क्या करोगे? सॉल्व करोगे? हाँ, बोलो। हाँ, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? सी, दैट इज 10 माइक्रोफेरेड। अब एक ध्यान से सुनो मेरी बात। इस टाइप का जब भी सर्किट या फिर कनेक्शन मिले आपको, नेटवर्क मिले, तो आपको ये करना है कि इन दोनों का रेशियो, सपोज करो ये C1 होता, ये C2 होता, ऐसे कर लो, दैट C1 C2, ये C3 है, ये C4 है और ये फिफ्थ कैपेसिटर। इफ C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो C5 इज यूजलेस कर देना। क्या कर दोगे? यूजलेस। मतलब इसको आप यहां से हटा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये होती है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो अगर इसको हटा दोगे तो ध्यान से देखो, ए के बाद एक वायर निकला जिसमें से एक ये कैपेसिटेंस ऐड है और फिर एक और कैपेसिटेंस ऐड है, मतलब दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली एक नीचे से ब्रांच गई है तो एक यहां पर कैपेसिटर C2 और ये वाला, दो ये नीचे वाले सीरीज में हो जाएंगे। बोलो। और ये यहां पे आके कनेक्ट हुए हैं और आगे पॉइंट क्या है? बी, ये पॉइंट ए। तो सी है, ये भी सी, सारे थे इस तरीके से। क्लियर है ये बात? तो अब क्या करोगे? सी प्लस ये क्या हो जाएगा? सी बाई, बोलो, दो है सी के और सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? सी बाई टू। नीचे भी कितना आ जाएगा? सी बाई टू। और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं, तो सी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना आ जाएगा? सी बाई टू के कितने लगे हैं? दो लगे हैं, तो कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट? बोलो। सी आ जाएगा। आई बात समझ में? और सी की वैल्यू कितनी थी? 10 माइक्रो फैरेड। समझ में आया ये? अब यहां पर तो मैंने सभी सेम दे दिए थे। ठीक है, अगर मैं आपको, बोलो ये चीज समझ में आ गई? ऐसा कब करोगे? जब C1 अपॉन C2 का रेशियो C3 अपॉन C4 हो जाए। और ऐसा भी कर सकते हो कि C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। जरा देखो, ये इधर ले आओ, ये इधर भेज दो, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं C1 अपॉन C3 एंड C2 अपॉन C4। अगर इनका भी रेशियो कैसा आ जाता है? इक्वल, तो बीच वाला जो लगा हुआ है उसको हटा देना। क्लियर है? अच्छा, अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो एक नया क्वेश्चन देता हूं आपको। सपोज दैट वी हैव अ network like this. ठीक है जी,
कैलकुलेट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो, कैलकुलेट द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। करना क्या होगा बताओ, देवांश ना, बताओ। एट और 12 को करेंगे सॉल्व? नहीं 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 नहीं, सबसे पहला काम तो चेक करेंगे रेशियो, है ना? क्या करेंगे चेक? रेशियो। किसका किसका? इन दोनों का, इन दोनों का, या फिर 2 और 8 का, और इधर पे 3 एंड 12 का। क्लियर है ये बात? रेशियो चेक कर लिया, अगर रेशियो कैसा है, इक्वल, तो इसको हटा दो, यूजलेस है इसको, इसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? आपने पूछना चाहिए था ना कि सर क्यों नहीं होगा स्टोर, क्यों यूजलेस हो गया, आपने पूछा ही नहीं। सर इसको यूजलेस इसलिए बोल देंगे क्योंकि यहां पर और इस जगह पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां है, तो इस कैपेसिटर को सेम पोटेंशियल पे लगाया गया है, सेम पोटेंशियल पे लगाओगे तो इसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो इसको हटा सकते। ठीक है, जैसी समझ में आया? अब बताओ जरा, सी इक्विवेलेंट बताओ कितना आया? 4 माइक्रोफेरेड। चलो चेक करते हैं। अच्छा एक और चीज, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों, इस तरीके की कंडीशन है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जरा देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ए पॉइंट से, सपोज करो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, तो ए पॉइंट से पहले पी पॉइंट पे गए गए, फिर पी पॉइंट से दो वायर निकले हैं और दोनों वायर्स में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बोलो लगा लिया? पी पॉइंट से दो वायर गए, एक ऊपर वाला गया है, कितना लगा है उस पर? 2 माइक्रोफेरेड। एक नीचे गया, उसको कितना लगा हुआ है? 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर है ये बात? अच्छा 2 माइक्रोफेरेड कहां पे पहुंच गया, बोलो? आर पर पहुंच गया। और जो ये 3 माइक्रोफेरेड के बाद जो है ये पॉइंट क्या है? क्यू है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो, फिर क्यू और आर के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो क्यू और आर के बीच में एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि है 18 माइक्रोफेरेड। ठीक है। अच्छा, फिर आर से एस के बीच में, आर से एस के बीच में एक 8 माइक्रोफेरेड लगाया हुआ है, देखो। और क्यू से एस के बीच में, क्यू से एस के बीच में एक कैपेसिटर लगाया हुआ है लाइक दिस, और एस को ले गए हम कहां पे? बी पे। तो नाउ यू कैन सी कि इस सर्किट डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? समझ में आया ये? तो अब यहां पर आपको क्या चेक करना होगा? इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम सेम। अगर सेम सेम है तो इस बीच वाले को हटा देना। समझ में आ रही बात? ये कर पाओगे? तो अब देखो जरा, यहाँ पे 2/3 आ रहा है और यहाँ पे 8/12, 4 2s are 4 3s are, ये भी आया 2/3। इसका मतलब है कि इस बीच वाले को हटा सकते हैं। हटाने का मतलब क्या हुआ कि ए से पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर ये तो हटा दिया हमने यहां से, तो ये जब हट चुका है तो इसको पूरा वैनिश कर दो, यहां से हटा दो। तो अब तुमको नजर आ रहा है ये दोनों ऊपर वाले कैसे हो गए, बोलो? सीरीज में। और नीचे वाले भी सीरीज में। यहाँ पॉइंट एस है और एस आगे जाके कितना है, किससे कनेक्टेड है? बी से। तो ये 2 है और ये 8 है, बोलो नीचे कितना था? 3 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड, बोलो यही तो है। अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में दो के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। तो साइड में कहीं रफ में लिख लेना, क्या होगा? प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। कितना आएगा ये, बोलो? 16/10, बोले तो 8/5, यही तो होगा, है ना? तो इन दोनों का सॉल्व करने के बाद एक इक्विवेलेंट आएगा कितना? 8/5 माइक्रोफेरेड। अच्छा इन दोनों का करो जरा सॉल्व, तो 3 × 12 डिवाइड बाई 15, प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम, कितना आएगा ये?
12/5। तो नीचे वाला आ जाएगा 12 नीचे वाला कितना होगा 12/5 माइक्रो फैरेड। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल में सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8/5 प्लस 12/5 और माइक्रो फैरेड कितना आएगा 20/5 माइक्रो फैरेड कितना आएगा 4 माइक्रो फैरेड। बोलो सी इक्विवेलेंट निकालना आ गया। व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप का क्वेश्चन आएगा तो निकाल लोगे। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अनंत कोई समस्या कहीं सॉल्व जो नहीं आया समझ में, इधर निशांत समझ में आया, निशांत नाम है ना, बोलो शिवजी, इधर है ना अंशुमन, सृष्टि, चलो आ गया। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको सॉल्व करके दिखाओ। एक पॉइंट ए है, देखो क्वेश्चन ये है ए एंड बी दीज आर द टू टर्मिनल्स, और इसमें इस तरीके की लैडर बन रखी है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इन्फिनिटी तक जाती है, ऐसी चलती चली जाती। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट बिटवीन द ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, चलो करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, इनफाइनाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज क्या है एक्स, क्या है एक्स, एक्स बोलो या फिर मान लेते हैं क्या है सी, कितना है सी। आ गई बात समझ में। तो अब इसको ब्रेक करो जरा, यहां से ब्रेक कर दिया। अब जब तुम यहां से ब्रेक करोगे तो तुमको फिर से वैसी ही लैडर नजर आएगी, बोलो समझ में आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का जब बिल्कुल वैसा ही सिमेट्री नजर आ रही है, वैसा ही दिख रहा है, तो ये यहां पर जो टोटल आया वो कितना है सी। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई या नहीं आई। पूरे का हमने माना कितना था सी, और जब यहां से ब्रेक करोगे तो भी तो आपको सी जैसा नजर आ रहा है, बोलो ए बी जैसा ही नजर आ रहा है। मतलब हम यहां पर इक्विवेलेंट कितना मान लेते हैं, यहाँ पे सी आएगा, बोलो। अब अब बताओ जरा, अब सॉल्व करना इजी है। तो अब जरा देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, कि ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, बोलो ये हो गया बी पॉइंट, और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो एक इक्विवेलेंट निकल के आएगा यहाँ पे। सर ये होगा क्या, दो लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × C डिवाइड बाई 2 प्लस सी, बोलो। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जरा देखो, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, दैट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
बोलो। तो इन दोनों को, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल जुड़े हुए तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा? 1 प्लस 2c डिवाइड बाई 2 प्लस सी। और जो सी इक्विवेलेंट मैंने माना था वो क्या था? ए और बी के बीच में सी, which can be written as c is equal to 1 plus 2c divided by 2 plus c। आई बात समझ में? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। ए बी के बीच में सी तो माना था ना, यही तो है ना ए बी, तो सी आ गया। अब जरा इस इक्वेशन को क्या लिखोगे? बोलो। ये बनेगी, तो ये क्या बनेगा? 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3c। यही होगा ना? हाँ या ना? तो सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सी कॉमन लोगे, सी माइनस 2 प्लस 1 सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सी माइनस 2 एंड सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू दो आएंगी, 2 एंड 1। तो सी कैन बी -1। तो 2 माइक्रोफैरेड एंड सी इज इक्वल टू -1 माइक्रोफैरेड। माइनस क्या हो सकता है? इसको एब्सर्ड कर दो, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 2 माइक्रोफैरेड। आगे बात समझ में? तो ये इनफाइनाइट जैसा कुछ कर पाओगे? बोलो। हम्म, ये भी कर लोगे। चलो, अब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पता है? बताओ, क्या आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पता है? फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। कौन बोल रहा है? हाँ, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर आपको पता है जीपी, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं, जीपी मतलब होता है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका फॉर्मेट क्या होता है? ए आर टू द पावर 2 एंड ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए टू द पावर n माइनस 1, nth टर्म ऑफ द जीपी। और अगर मैं इसको सम कर रहा हूं, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, तो ये जो सम आएगा इनफाइनाइट, ये क्या आएगा? a अपॉन ए 1 माइनस आर। क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं अपन अभी, ठीक है? बस ये याद रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज पता होना चाहिए। जीपी का फॉर्मूला ये होता है, अगर सम ऑफ वेयर आर इज कॉमन रेशियो, क्या होता है ये? इनफाइनाइट। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट इज a अपॉन 1 माइनस आर। a इज द फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉमन रेशियो, ठीक है? कॉमन रेशियो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो कि हमें लगाना है। एंड क्वेश्चन सेज, एक लैडर है, एक कैपेसिटर, फिर दो कैपेसिटर, फिर चार कैपेसिटर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है? तो पॉइंट ए ऐसे चलता जा रहा है, 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, यहां पर 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। एवरी कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैरेड। बट ऐसे लगे हुए, पहले एक लगे, फिर दो लगे, फिर चार लगे, फिर 8 लगे होंगे, फिर 16 लगे होंगे, फिर 32 लगे होंगे, और ऐसे चलता जा रहा है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो अब बताओ ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा? क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, एंड दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। क्लियर है ये बात? चलो बताओ कैसे करोगे? अच्छा, तो अगर हम देखें, ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल। तो अगर मैं इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लूं, पहले इन ब्रांचेस को सॉल्व करूं, तो ये दो लगे हुए हैं और दोनों इक्वल है, सीरीज में है,
तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, 1C/n, मतलब 1/2 माइक्रोफेरेड। ये कितना हो जाएगा, 4 लगे हैं तो 1/4 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही अगला वाला जो होगा वो क्या होगा, 1/8 माइक्रोफेरेड, 8 लगे होंगे। तो और ये सभी फिर कैसे है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है। तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी जरा क्या होगा, पहला तो 1 है, फिर ऐड होगा 1/16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये एक सीरीज मिल गई आपको, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। पहले टर्म और दूसरे टर्म का जो रेशियो है जरा चेक करो, 1/2 डिवाइड बाई 1 कितना आया रेशियो, यही आया ना। अब जरा अगले वाले टर्म का 1/4 डिवाइड बाई 1/2, इन दोनों के बीच का रेशियो देखो जरा क्या आ रहा है, बोलो, 1/2 ही आएगा। मतलब हर टर्म के बीच में कॉमन रेशियो कैसा है, 1/2। बोलो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में रेशियो कितना है, 1/2। मतलब ये एक क्या है, जीपी है, उसका सम पूछा गया है, और वो भी कैसी है, इनफाइनाइट। तो हम इसका क्या करेंगे, ये आएगा a/1 - r। ए क्या है यहाँ पे, पहला टर्म 1, 1 माइनस रेशियो कितना आया, 1/1/2। आंसर क्या आएगा, खत्म। ठीक है, कर लिया इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, अभी मैंने आपको एक वर्कशीट दी है एनसीईआरटी की, चैप्टर 2 की है, वो लिख लो, वही काट लेना उसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लिख गया उस पर, डीपीपी 6 नहीं तो दूसरी डीपीपी है, उसमें चैप्टर 2 लिख लेना, वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें एक देखो, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, एनसीईआरटी का ही है, कैपेसिटर पे, फटाफट करो उसको। कौन दो लोग रह गए जिनको नहीं मिली, दो लोग रह गए, ले लेना हमसे बाद में। हाँ, किसके पास है, देखो मैं बस क्वेश्चन बस देख लेना। क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट करो क्वेश्चन नंबर 9, और हाँ क्वेश्चन नंबर 9 करो। ये समझ में आ गया ना, जीपी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, बोलो सक्षम। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, आप अपनी डीपीपी में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट। जरा ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का नेटवर्क होगा, है ऐसा ही है कुछ डायग्राम, बोलो, C1 C2 C3 C4 and every capacitor is of 10 microfarad, C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equal to 10 microfarad। ठीक है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। बताओ जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, श्रेया बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी कितना होगा, बताओ। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना है, कैसे निकालोगे, हाँ पहले पीछे से सॉल्व करो। तो यहां से इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये तीनों कैसे लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सर क्यों है सीरीज में, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल है। तो ये तीनों अगर सीरीज में और तीनों ही कैसे हैं, इक्वल है, तो इसको मैं बार बार ऐसे लिख के सॉल्व करने से अच्छा है कि इसका डायग्राम बना लो। तो सिंस C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो इन तीनों का एक इक्विवेलेंट लिख लो, क्या आएगा, C/3 हो जाएगा। और C की वैल्यू कितनी है,
मतलब इन तीनों की इक्वल है ना वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये 10/3 माइक्रो फैरेड, और नीचे कितना है 10 माइक्रो फैरेड। ऐसा सा कुछ डायग्राम बनेगा। अब बोलो, इन तीनों को सॉल्व कर लिया, कितना आएगा 10/3। सर 10/3 समझ में आया, तीन है और तीनों कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, C/N। तीनों इक्वल है तो जो भी कैपेसिटेंस है उसको n से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब C इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 + 10/3, कितना आएगा 40/3 माइक्रो फैरेड। यूनिट लिखना मत भूलना, क्लियर है ये बात, आ गया समझ में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब C इक्विवेलेंट तो हो गया, फिर क्या पूछा है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे पहले टोटल चार्ज देखो, पहले क्या देखोगे, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल क्या होगा, C इंटू V। C कितना है 40/3 इंटू 10⁻⁻6, बोलो फैरेड, मल्टीप्लाइड बाई 500 वोल्ट। फैरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, क्या होता है, गुलाम, क्या होता है, गुलाम। अब जरा इसको बताओ ये कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो है ये, तो आ जाएगा 20/3 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 20/3 मिली गुलाम। बोलो सही है, 20/3, बोलो बोलो सही है। कितना आएगा ये, सही है। सो दिस इज द टोटल चार्ज विच इज स्टोर्ड इन दिस नेटवर्क। अब ध्यान से देखो, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। अब तो जब हम बात पैरेलल की करेंगे तो एक तो ये हो गया C4, और ये तो C इक्विवेलेंट था जो इन तीनों का था, और याद रखो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में, तो इन तीनों पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा। आई बात समझ में, अच्छा जी, और इन दोनों का इक्विवेलेंट हमको ये पता है। तो मैंने बताया था आपको पैरेलल के केस में, फॉर इन द केस ऑफ पैरेलल, C1/Q नेट, बोलो क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो हम कहेंगे कि C1/C इक्विवेलेंट, यही तो होगा, बोलो। तो अगर मैं इस वाले कैपेसिटर का चार्ज निकालना चाहता हूं, या मान लो इसका निकालना चाहता हूं, तो इसका क्या यहाँ पे Q4 हो जाएगा, तो यहां C4 रखोगे, बोलो डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, यही तो होगा। तो Q4 विल बी इक्वल टू C4 कितना है 10, और इसका इक्विवेलेंट बताओ, इस पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आया है, बोलो 40/3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज कितना है, मल्टीप्लाई करोगे टोटल चार्ज कितना है 20/3 मिली कुलाम, बोलो। तो बताओ कितना आएगा ये, बोलो, ये कटेगा 1/2, और ये कट जाएगा 5, बोलो हाँ या ना, आया समझ में, सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो कितना आएगा 5 × 10⁻³ गुलाम। तो ये चार्ज इसमें आ जाएगा, इस वाले में कितना चार्ज स्टोर होगा Q4 में, 5 × 10⁻³ गुलाम। 5 × 10⁻³ सही है। अब इस वाले में बताओ कितना चार्ज स्टोर होगा, तो हम इसमें ही फॉर्मूले में रख देते हैं,
तो मान लो इसका चार्ज है क्यू डैश डिवाइड बाई क्यू नेट इज इक्वल टू सी डैश मतलब सी इक्विवेलेंट डैश डिवाइड बाई या फिर इसका इक्विवेलेंट जो भी इसका इक्विवेलेंट जो इसका जो कैपेसिटेंस है वही लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट मल्टी ये हो जाएगा। तो क्यू डैश जो इसका चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस कितना है 10/3, सी इक्विवेलेंट कितना है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का 40/3 मल्टीप्लाइड बाई 20/3 क्या आएगा मिली कूलम। अगेन अब क्या करोगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स तो ये जाएगा 5/3 मिली कूलम 5/3 मिली कूलम। अगर इसमें 5/3 है तो इसका मतलब ये वाला इन तीनों से इक्विवेलेंट बना था, मतलब इन सभी में कितना है 5/3 मिली कूलम और इसमें कितना होगा 5 मिली कूलम। सब में चार्ज बता दिया आपने। अच्छा एक और तरीका है, अगर आप इसका चार्ज निकालना चाहते हो तो Q इज इक्वल टू क्या होगा C कैपेसिटेंस कितना था 10 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना था कितना आ गया 5000 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी 5000 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम 5 मिली गुलाम आ गया। बोलो हो गया डायरेक्ट बोलो। और अगर इसका निकालना चाहते हो तो इसका कैपेसिटेंस तो तुमको पता ही हो गया, कैपेसिटेंस जब पता है तो डायरेक्ट वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज जो इन इसमें जाएगा मतलब ऊपर वाली ब्रांच में जो चार्ज स्टोर होगा दैट विल बी इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 5000 वोल्ट। सो दिस विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम और वी कैन से 5/3 इंटू 10⁻⁻3 गुलाम। बोलो Q इज इक्वल टू सीबी वाला फॉर्मूला तो ये बन गया देखो 5/3 मिली गुलाम। और अगर इस इसमें चार्ज 5/3 माइक्रो मिली गुलाम है तो वो पूरे सभी में ही होगा 5/3 5/3 5 क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। हेलो हाँ जी नमस्ते जी 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 अच्छा अच्छा तो अभी तो क्लास 12 का ही चल रहा है बैच फिजिक्स का ही, अभी क्लास ही ले रहा हूँ। जी जी अच्छा अच्छा मैम मैं अभी आपको क्लास के बाद कॉल करूँगा, कॉल बैक करूँ क्योंकि मैं अभी मैं क्लास ले
एक क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ए एंड बी। चलो जी, ये है 20 माइक्रोफेरेड, दिस इज सी, और जो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड ए बी है दैट इज गिवन एज 4 माइक्रोफेरेड। बताओ सी कितना होगा? ये क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन और है, द कैपेसिटीज ऑफ थ्री कैपेसिटर्स, three capacitors are in the ratio 1:2:3. Their equivalent capacity, in parallel, is greater than the equivalent capacity in series by 60/11 picofarad. Calculate the individual capacitance. Calculate the individual capacitance. इसका आंसर कितना आया था? कितना आया? 5 माइक्रोफेरेड। वेरी गुड। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो इसमें। अगर मैंने इनको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ, तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको बताना है सी कैलकुलेट करो, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर if they are connected across the 12 volt battery, और तीसरा है what is the potential difference across each capacitor। ये तीन चीजें निकालनी, फिर ये क्वेश्चन करो। फिर बस इतना ही करते हैं कॉम्बिनेशन में, नहीं तो फिर हमारा छूट जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। हम्म, बताओ अंशुमन कितना आया? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है? 48 एंड 48 माइक्रोकुलाम, और दोनों सीरीज में ही है, तो 48 माइक्रोकुलाम आ रहा है क्या? अरे भैया सी इक्विवेलेंट तो तुम्हें पता ही है, सी इक्विवेलेंट तो पता ही है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज सी इज माइक्रोफेरेड इंटू 12, कितना आएगा? 48 माइक्रोफेरेड। टोटल चार्ज यही तो स्टोर हुआ है, और इन दोनों में चार्ज स्टोर हो रहा है, और दोनों सीरीज में ही है, तो मतलब इस पे कितना होगा? 48, सॉरी, माइक्रो कुलाम।
48 माइक्रोकुलम, इस पर भी क्या आएगा 48 माइक्रोकुलम। अब बताओ इन पे दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने कितने का हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई, तो 48 माइक्रोकुलम डिवाइड बाई 20 माइक्रो फैरेड, कटेगा ये कितना आएगा 12/5 क्या वोल्ट। और फिर एक दूसरा कितना आएगा, ये हो जाएगा V1, दूसरा इसका ले लेते हैं V2, पोटेंशियल क्या आएगा Q डिवाइड बाई C2, 48 माइक्रोकुलम डिवाइड बाई कितना था ये 5 आया था माइक्रोफैरेड, तो कट जाएगा ये 48/5 वोल्ट। इसको जरा कन्वर्ट करके दिखाओ कितना आएगा 45 और 6 9.6 वोल्ट। इसको कन्वर्ट करके दिखाओ कितना आएगा 2.4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2.4 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 9.6। आया समझ में। अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा था। capacities of the three capacitors are in the ratio 1:2:3. Their equivalent capacity in parallel is greater than the equivalent capacity in series by, हेलो हाँ जी, हाँ बताओ। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो तुम उसको मैसेज किया। अच्छा, नहीं हो सकता है वो बंद कर दिया ना शॉप, तो ठीक ठीक। चलो इसका मतलब क्या है, मान लो तो कॉमन रेशियो है C, कॉमन रेशियो कितना है, लेट द कॉमन रेशियो बी रेशियो बी C। तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 हो जाएगा 2C, C3 कितना हो जाएगा 3C। तो पैरेलल में क्या होगा C प्लस 2C प्लस 3C कितना आएगा 6C। और सीरीज में कितना आएगा जरा बताओ, सी इक्विवेलेंट सीरीज का 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, कितना आएगा ये बोलो, ये आ जाएगा 6C। यहां पे आएगा 6 3 11/6C, तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 6C/11। हो गया, पैरेलल का पता चल गया कितना है 6C। अब उसने बोला है
the equivalent capacity of in the parallel is greater, तो Cp is greater than Cs by how much? 60 by 11 पिकोफेरेड। क्लियर हुआ यहां तक? तो एक काम कर लेते हैं, Cp की वैल्यू डाल दो, 6C माइनस 6 by 11 C is equal to 60 by 11 पिकोफेरेड। पिकोफेरेड बाद में लगा लेंगे। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये, कितना आएगा? हाँ ऑब्वियसली ये कितना आएगा, 60 by 11 C is equal to 60 by 11 C is equal to 1 पिको फैरेड। तो C की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो बाकी सारे कैपेसिटेंस पता चल जाएंगे। तो पहला वाला 1 पिको फैरेड, अगला वाला 2 पिको फैरेड, अगला वाला 3 पिको फैरेड, खत्म था क्वेश्चन। चलो अब लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन द, अच्छा कल आपकी क्लास कितने बजे रखें? मॉर्निंग में 9 बजे, 8 बजे केमिस्ट्री की है, तो 8 से, हाँ 1 ही घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है तो 9 से रख देते हैं। अब टॉपिक डालो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, नहीं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो वी नो दैट कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज द, इट इज अ डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, और हेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां स्टोर होती है? सपोज दैट दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसपे एक प्लेट पर प्लस चार्ज है, एक पर नेगेटिव है, और ये आया कैसे? क्योंकि इसको हमने किससे कनेक्ट किया था? बैटरी से, बोलो। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इधर सप्लाई करेगा, तो इनके बीच में क्या होगी, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो है किसमें एक्चुअली? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो we can say that the electric charge is a device which can store the electric, sorry, capacitor is a device which store the electric charge and hence the electric energy in the form of electric field। इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्या है? एनर्जी। चलो अब हमें डेराइव करना है, डेराइव तो देखो नहीं है सिलेबस में, बट मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो एक्सप्रेशन आया है। तो सपोज दैट कि जब आपने एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया तो इस पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज आया और एक साइड नेगेटिव चार्ज आया, प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश, बोलो ठीक है, समझ में आ रहा है ये? दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर से एक पॉजिटिव चार्ज निकाल के इधर लेके जा रहा हूं, समझना इस बात को, तो क्या पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जा पाओगे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये प्लेट क्या लगाएगी? धक्का। क्या लगाएगी? धक्का। रिपेल करेगी। तो आपको जबरदस्ती इसको इधर पे लाना पड़ेगा, बोलो, मतलब यू हैव टू डू सम वर्क।
to bring a positive charge from negative plate to positive plate. So if you want to bring the positive charge from this plate to negative plate to positive plate, we need to do some work, and that work is stored in the form of potential energy, या फिर कहें कि एनर्जी इन द कैपेसिटर। क्लियर हो गई बात ये? तो सपोज दैट यहां से हम dq अमाउंट ऑफ चार्ज, dq डैश टाइम ऑफ चार्ज यहां से यहां पे लेके आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? dw वर्क डन, बोलो। और इस टाइम पर इसका जो पोटेंशियल था, लेट्स से वो पोटेंशियल हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? v डैश। तो व्हाट इज द वर्क डन? v डैश मल्टीप्लाइड बाई dq डैश, बोलो। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यही वाला तो चार्ज आप यहां लेके जा रहे हो, और इस टाइम पे पोटेंशियल कितना था? v डैश। तो वर्क डन आपको समझ में आया कैसे लिखा जाएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो जब आप इसको यहां पे लेके जाओगे तब जो चार्जेस हो जाएंगे वो कुछ इस तरीके से हमने लिख लिए कि इस पर चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस पर चार्ज आ गया माइनस क्यू, बोलो। एंड देयर इज अ फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर। इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। अब जरा इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना हो तो इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्क कर रहे हो उनका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v डैश दिस, बोलो। कर लेंगे? अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला, v डैश का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। इफ इसका कैपेसिटेंस कितना है? c, तो क्या लिखोगे? q डैश बाई c। रखो यहां पर, क्या लिखोगे? q डैश बाई c dq डैश, बोलो। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, वर्क डन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, जरा ध्यान से देखना। x बाई सी, तो कैपेसिटेंस कोई कांस्टेंट है, dx, बोलो, है ना? तो हम क्या करेंगे? ये सो सी कैपेसिटेंस कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन q डैश dq डैश, एंड इंटीग्रेशन 0 टू कितना, कितना चार्ज स्टोर करना चाहते हो आप? q चार्ज स्टोर करना चाहते हो। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये वही फॉर्मूला हो गया x dx का, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 बाई 2, बोलो। क्योंकि ये कैसा है? डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम क्या करेंगे? 1 बाई सी क्यू डैश स्क्वायर बाई 2, लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई सी, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये टर्म तो जीरो ही रहेगा। आंसर क्या आ गया? 1 बाई 2 सी एंड ये ऊपर क्यू स्क्वायर, बोलो। अब यही वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर, बोलो। आगे बात समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले में सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ऊपर फॉर्मूले में रखो, तो 1 बाई 2 सी ऊपर रहेगा CV का स्क्वायर, बोलो। तो ये क्या आएगा? 1 बाई 2 सी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला निकल आया, ये फॉर्मूला था Q और C के बीच में, ये फॉर्मूला है C और V के बीच में। अच्छा, आपने Q को चेंज किया था, इस बार एक काम कर लेते हैं, C को चेंज कर लेते हैं। C को जब चेंज करोगे तो क्या आएगा? Q डिवाइड बाई V, तो रखो जरा यहाँ पे, क्या आएगा? 1 बाई 2 सी की जगह क्या रखोगे? Q बाई V, और ऊपर क्या था? Q स्क्वायर, दिस विल बिकम Q स्क्वायर इंटू V डिवाइड बाई Q, Q से Q कट जाएगा तो हाफ Q इंटू V। एक और फॉर्मूला आ गया, तो तीनों फॉर्मूले एक ही लाइन में लर्न कर लो, दैट U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C एंड हाफ Q इंटू V।
ये तीनों एक साथ रहे, याद रखना। ये डराइव करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। क्लियर हो गई बात ये? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज दिस एंड द चार्ज स्टोर्ड इज दिस। या फिर कैपेसिटेंस दे रखा होगा, वोल्टेज बता दिया इतना है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी स्टोर हो। ठीक है, फटाफट नोट करो। बोलो कोई डाउट है? इस डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। इसके बाद ये ये निकल आया, फिर इसके तीन फॉर्म मैंने बताए अलग अलग। ठीक है, एक तो ये तो हो ही गया, दूसरा वाला ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा ये। ठीक है, तीनों फॉर्मूले आप लोग लर्न कर। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, एंड हाफ क्यू इंटू वी। ये डेरिवेशन शायद ना आए क्योंकि सिलेबस में दे नहीं रखा है, क्वालिटेटिव आइडिया बोला उसने सिर्फ। कराई है डेरिवेशन तो कर लो, अगर मैम ने कराई है तो हो सकती है मैम दे दे। मिटा दें? तुम ये नोट कर लो, और वो वाला डेरिवेशन बस छोटा सा है डेरिवेशन। चलो जी नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। वी कैन राइट इट एज, देखो 1/c को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये 1/c है, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? 1/c, सीरीज के केस में तो यही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर बाई C2 प्लस 1/2, ये इसका पूरा सब में मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यू स्क्वायर बाई C3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। So we can say that this is the energy stored in the capacitance first, this is the energy stored in the capacitor 2, 3 and so on. तो बेसिकली जो टोटल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। सभी के एनर्जी देखो कितनी कितनी स्टोर है और सभी का एल्जेब्रिक सम कर दो। आई बात समझ में? U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। अगर हम बात करें, हाँ क्या क्या, ये पूरा, अच्छा बड़ा स्लो हो तुम। तो ये याद रखना, 1/c वाला फॉर्मेट लेके चलना। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर करना। क्या करोगे? हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्यों सर ऐसा लगा रहे हो आप? क्योंकि उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 1/c, सी की जगह ऐसे लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3, बोलो, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? हाफ C1 वी स्क्वायर, हाफ C2 वी स्क्वायर, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे सो ऑन। बोलो, समझ में आया ये? तो अगेन, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो, दोनों केसेस में एनर्जीज का हमेशा क्या करोगे? एल्जेब्रिक सम। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड।